आज संडे है तो संडे के दिन कुछ कमेंट बॉक्स से क्वेरी मैं आपके सामने रखता हूँ। जी हाँ, कुछ ऐसे क्वेरी जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ ऐसे क्वेरी जिससे इन्वेस्टर अपने डिसीजन मेकिंग पावर को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सके। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे व्यूअर और इन्वेस्टर हैं जो चैनल पर पहली बार आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले फर्स्ट कमेंट से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट कमेंट आप देख सकते हो, मेरा पोर्टफोलियो 20% तक गिर गया है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि लमसम कर दूँ, तो आप मुझे गाइड कर दो। यहाँ पे ये संभावना है कि अभी आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 6 महीने या 8 महीने या पिछले 10 महीने से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो, तब जाके नुकसान ज़्यादा देखने को मिल रहा है। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि आप सेक्टर फंड और यहाँ पे थीमेटिक्स फंड में ज़्यादा पैसा लगा रखे हो। तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने स्मॉल कैप कैटेगरी को ज़्यादा तवज्जो दिया है, तभी जाके इतना नुकसान देखने को मिल रहा है। देखो, अगर आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाई होगा, आपका पोर्टफोलियो में यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का एलोकेशन है, तो ऑन द एवरेज 12 से 13% का एक नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा होगा। लेकिन वो भी वैसे पोर्टफोलियो में जो थोड़ा सा पुराना पोर्टफोलियो है, ये नहीं कि 6 महीने और 8 महीने की बात कर रहा हूँ। जो ये गिरावट है, जो ये मार्केट में अभी नेगेटिव रिटर्न दिख रहा है, उसका असर वहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिल रहा होगा। अब आपको ये देखना है कि जो आपका फंड है, क्या आपने रिस्क ज़्यादा तो नहीं ले रखा है, सेक्टर और थीमेटिक्स फंड पे ज़्यादा तो पैसा नहीं इन्वेस्ट किया है। अगर आपने सेक्टर और थीमेटिक्स फंड में पैसा ज़्यादा लगाया है, तो मैं बोलूँगा कि एक लिमिटेड एलोकेशन के साथ चलें, कम एलोकेशन वहाँ पे फोकस करें और अपने रिस्क के अकॉर्डिंग वेल डाइवर्सिफाई यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो बना के चलें। और देखो, जो अभी ज़्यादा गिरावट है, इसमें आपको लमसम ऐड करते रहना चाहिए। एक आपको स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। 50 रुपये के एनएवी पे लमसम किया तो कम से कम 5% 10% के गिरावट पे एक और लमसम करो। ऐसे स्ट्रैटेजी बना के आप अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पे कुछ ना कुछ पैसा ऐड करते जाओ। चलिए दूसरे क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे जो दूसरा क्वेरी है, सर एचडीएफसी डिफेंस फंड क्या अभी भी स्टार्ट एसआईपी नहीं होगा, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, अभी तक एचडीएफसी डिफेंस फंड में एसआईपी का ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है। लमसम का मतलब कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है। अभी भी फंड मैनेजर के साइड से ये माना जा रहा है कि स्टॉक्स का प्राइस काफ़ी महंगा है। हालांकि देखोगे तो कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो 40% अपने हाई से टूट गए हैं। अगर मैं एचडीएफसी डिफेंस फंड का एनएवी देखूँ तो यहाँ भी अपने हाई से 30% का गिरावट है। लेकिन फिर भी अभी भी ये माना जा रहा है कि ऐसे कैटेगरी के, ऐसे सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं, उसका प्राइस काफ़ी हाई है और यहाँ से भी अगर करीबन 15 से 20% टूटेगा, तब जाके कुछ वहाँ पे एक खरीदारी का मौका मिलेगा और तब जाके हो सकता है कि फंड मैनेजर के साइड से वहाँ पे एसआईपी या लमसम ओपन किया जाए। फिलहाल जो अभी सिचुएशन देखने को मिल रहा है कि जो एसआईपी और लमसम का विंडो है वो क्लोज्ड है और अभी कुछ गिरावट होने के बाद ये विंडो ओपन हो सकता है। चलिए अगले क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। कोटेक मल्टी कैप और पराग पराग दोनों रख सकता हूँ? देखिए, अगर मैं ओवरलैप की बात करूं, पोर्टफोलियो ओवरलैप की बात करूं, तो इन दोनों फंड का जो पोर्टफोलियो ओवरलैप है वो 7% के करीब में है। अब 7% एक्सेप्टेबल है। ज़्यादा से ज़्यादा हम 20 से 25% का अगर ओवरलैप हो रहा है अपने पोर्टफोलियो में तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ तो 7% का एक पोर्टफोलियो ओवरलैप है, तो हम इन दोनों फंड को रख सकते हैं। लेकिन देखो, ये समझना पड़ेगा, अगर आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ यही 2 फंड है तो रिस्क के मामले में मैं समझता हूँ कि ठीक है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन कोई और भी फंड है तो पोर्टफोलियो ओवरलैप आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या कोटेक मल्टी कैप से तीसरा जो फंड है वो ओवरलैप तो ज़्यादा नहीं हो रहा, या फिर पराग पर एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड से जो भी तीसरा या चौथा फंड है उससे कहीं ज़्यादा ओवरलैप देखने को तो नहीं मिल रहा है। इन दोनों फंड को सिर्फ आप कंटिन्यू कर रहे हो तब तो यहाँ पे आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोर्टफोलियो ओवरलैप 7% के करीब में है। चलिए अगले क्वेरी की तरफ हम यहाँ पे बढ़ते हैं। कैसा होगा, पूरा पैसा चला जाएगा, उसको थोड़ा समझा दीजिए, हम क्या करेंगे? देखिए, म्यूचुअल फंड में अभी तक इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि आपका पूरा पैसा ज़ीरो हो जाए। कभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है और मुझे ऐसा कभी नहीं लगता है कि ऐसा सिचुएशन आएगा। ज़ीरो तो कभी आपको होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। देखो, मैं आपको यही यहाँ पे एडवाइस करूँगा कि अगर आपको ये डर बना हुआ है तो मैं यहाँ पे आपको ये बोलूँगा कि आप ऐसे प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट ना करो। क्योंकि देखो, आज मैं आपको यहाँ पे एडवाइस भी करूँगा, आज मैं आपको मोटिवेट भी करूँगा। मार्केट यहाँ से गिर गया, कुछ और नुकसान हुआ
तो आप इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप मेरे पे ब्लेम डालोगे कि एग्जैक्टली आपने तो कहा था कि कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मेरा 20% 30% का और नुकसान हो गया, अब मैं क्या करूं। ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है? देखो, एक तो आपको कुछ म्यूचुअल फंड का या इक्विटी का एक्सपीरियंस नहीं है, आपका साइकोलॉजी वैसा डेवलप नहीं है कि ऐसे मार्केट कंडीशन में आप फिट बैठ सको। ऐसे सिचुएशन में मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप म्यूचुअल फंड से, स्पेशली इक्विटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट से दूर रहें। आप वैसे प्रोडक्ट का चयन करें जहां पे मार्केट का रिस्क ना हो और कुछ वहां पे रिटर्न भी रेगुलर आपको बनता हुआ देखने को मिले। अगर आप इस संकोच में यहाँ पे आए हैं कि कहीं मेरा पैसा ज़ीरो हो जाए, तो ये तो कभी पॉसिबिलिटी नहीं है कि पैसा ज़ीरो होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ गिरावट हुआ तो हो सकता है कि आप वहाँ पे उसको फेस ना कर पाओ और एग्जिट कर जाओ, नुकसान को बियर कर लो, जिससे आपका एक्सपीरियंस भी ख़राब होगा और कभी भी फ्यूचर में आप ऐसे प्रोडक्ट का चयन नहीं कर पाओगे। तो अभी शुरुआती दौर में वैसे प्रोडक्ट का चयन करो जहां पे आपको मार्केट का रिस्क ना हो। दूसरा, अगर आप फिर भी कुछ यहाँ पे इक्विटी का रिस्क लेना चाहते हो तो अपने टोटल जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका 5 से 10% म्यूचुअल फंड में यहाँ पे इन्वेस्ट करो। वो भी आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड सेलेक्ट करो, जिससे इक्विटी का रिस्क और कम होता हुआ देखने को मिले। चलिए अगले क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। सरकार झूठ बोल रही है, एफआईआई की जितनी निकासी हो रही है उतना डीआई इन्वेस्ट कर रहा है, फिर मार्केट क्यों गिर रहा है? देखो, एक बात आपको समझना पड़ेगा, जो एफआई यहाँ पे पैसा निकाल रहा है उससे कम वो खरीद रहा है, जिसके चलते यहाँ पे जो है जो नेट बिकवाली है वो यहाँ पे ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अब दूसरे पॉइंट को आपको ये भी समझना पड़ेगा कि डीआई खरीद तो रहा है, लेकिन देखो मार्केट में जंप आपको तब देखने को मिलता है जब डीआई भी खरीद रहा है, एफआईआई भी खरीद रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर भी वहाँ पे जंप कर रहे हैं, वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तब मार्केट में एक बहुत बड़ा रैली देखने को मिलता है। अब क्या हो रहा है, एफआईआई यहाँ पे अपना पैसा निकाल रही है, डीआई पैसा डाल भी रही है, तो सपोर्ट मार्केट को नहीं मिल रहा है। एफआईआई पैसा निकाल रही है, डीआई लगा रही है, और रिटेल इन्वेस्टर भी पैनिक सिचुएशन में आके अपना पैसा निकाल रहे हैं, जिसके चलते मार्केट यहाँ पे गिर रहा है। अगर डीआई यहाँ पे खरीदारी कर रही है, एफआईआई भी खरीदारी करे, रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा सा पार्टिसिपेट करे, तब मार्केट में आंकड़े पॉजिटिव होंगे, तब मार्केट में रैली देखने को मिलेगा। चलिए अगले क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। सर, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड में क्या एसआईपी कंटिन्यू करें? मेरा गोल है 10 से 15 साल। देखो, अगर देखा जाए तो ये जो माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड है, ये इस इंडेक्स फंड में रिस्क काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू जो स्मॉल कैप जो एक्टिव फंड है। लेकिन अगर मैं गिरावट की बात करूँ तो ये देखने को मिल रहा है, जितना इंडेक्स में गिरावट है, बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स का जो गिरावट दर्ज किया गया हाई पॉइंट से, वही गिरावट इस म्यूचुअल फंड में भी देखने को मिला है। और अगर आप नोटिस करोगे तो कई ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जो 20% के ऊपर तक टूट गए हैं, लेकिन इस म्यूचुअल फंड का अगर मैं हाई से देखूं, गिरावट की बात कर रहा हूं मैं, तो 21% के आसपास का गिरावट देखने को मिला है अभी तक। तो रिस्क के मामले में अगर देखें तो ऐसे तो अगर देखा जाए माइक्रो कैप है, लेकिन रिस्क यहाँ ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन रिस्क के मामले में अभी देखें तो एक्टिव स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के आसपास ही देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे रिटर्न भी अगर हम देखें तो कई बार देखने को मिला है कि इंडेक्स से बेहतर या इंडेक्स के बराबर रिटर्न दिया है, जो कि एक्टिव स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से ज़्यादा पैसा बना के दे रहा है। तो आप अगर रिस्क ले सकते हो, देखो आगे ऐसा सिचुएशन आएगा, गिरावट ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे ज़्यादा गिरावट भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि एक्टिव स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से यहाँ पे ज़्यादा रिस्क है, तो आप एसआईपी करें, डरे नहीं, लॉन्ग टाइम के लिए जाएं, 10 साल के लिए जाएं। लेकिन सिर्फ आप माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड में ही फोकस कर रहे हो, पूरा पैसा इसी में लगा रहे हो, तो ये एक गलत डिसीजन होगा। थोड़ा सा आप डाइवर्सिफिकेशन के साथ चलो। मैं बार बार इस पॉइंट को आप इन्वेस्टर के सामने रखता हूँ, क्योंकि देखो किसी भी एक फंड पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, किसी भी एक एएमसी पे आपको आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, किसी भी एक कैटेगरी पे यहाँ पे आपको पूरा पैसा नहीं लगाना चाहिए, किसी एक सेक्टर, किसी एक थीमेटिक्स फंड पे पूरा डिपेंड नहीं होना चाहिए, किसी भी एक प्रोडक्ट पे, इट मीन्स कि इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में ही अपना पूरा जमा पूंजी नहीं लगाना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स का ख्याल रख के आप अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करो। कुछ क्वेरी थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।